तो दोस्तों क्या हालचाल है। अगर आपको 10 लाख साल पीछे भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे। और इस फिल्म की कहानी इसी पे आधारित है। एक आदमी को उसके दोस्त के द्वारा 10 लाख साल पीछे भेज दिया जाता है और इस फिल्म की शुरुआत इस्तांबुल से होती है, जहां आरिफ और उसकी पत्नी चीकू एक कालीन की दुकान चलाते हैं। एक दिन आरिफ का दोस्त लोगर अपने चेले के साथ उसकी दुकान पर आता है। वो आरिफ से कहता है कि उसके हाथ एक नायाब चीज लगी है और उस चीज को आरिफ को दिखाने ले जाता है, तब उसे धोखे से कैद कर लेता है। असल में ये लोगर की चाल थी कि आरिफ की पत्नी को उससे चुरा सके। असल में वो नायाब चीज एक टाइम मशीन है। लोगर अपने आप को आरिफ की तरह हूबहू बना लिया और आरिफ से कहता है कि अब तुम्हारी पत्नी मेरी हुई। इसके बाद से आरिफ उसको बुरा भला कहता है, जिसके बाद से उसके चेले ने उसको 10 लाख साल पीछे भेज दिया। और कुछ सेकंड बाद ही आरिफ 10 लाख पीछे चला गया, जहाँ डायनासोर अभी भी जिंदा थे। और उसको वहाँ घूमते घूमते कुछ बंदर दिखाई दिए। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बंदरों के साथ रहने लगा। उन बंदरों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया ताकि उनके साथ वो रह सके। फिर कुछ महीने बीतने के बाद से अब ठंड का मौसम आ चुका था और वो एक जगह पे हल्का होने गया, जहाँ देखता है कि उसका सूसू ठंड के कारण जम चुका है। और इस नई दुनिया में आकर आरिफ बिल्कुल बोर हो चुका था, जिसके कारण वो बंदरों के साथ उल जुलूल हरकतें कर कर उनको परेशान करता था। फिर भी उन बंदरों को सिखाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उनको कुछ भी सिखा न सका। उसके बाद से थक हार कर वो इंसानों की खोज में जंगल की तरफ चला गया। अचानक ही उसका सामना एक खुखार जानवर डायनासोर से हो गया, जो काफी जोर से दहाड़ रहा था और उसकी दहाड़ से उसकी हालत खराब हो गई। तब वो देखा कि ये एक मादा है जो अपने अंडे की रक्षा कर रही है और वो पीछे हट गया और उससे खुश होकर वो डायनासोर ने उसको कुछ शहद दिया। और आरिफ उस शहद को खा ही रहा था, तभी एक बड़ी मधुमक्खी आ गई। वो उसको डंक मारी, तभी आरिफ अपना जान बचाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। चूंकि मधुमक्खी के डंक के कारण आरिफ काफी तकलीफ में था, तभी ऊपर देखता है कि 2 आदिवासी उसको तीर चलाकर बेहोश कर देते हैं। और जब उसकी आंख खुली तो वो एक गुफा में था, जहाँ कई आदि मानव भजन गा रहे थे। मगर ये आदि मानव किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे और उसे मारने ही जा रहे होते हैं। लेकिन आरिफ बड़ी मुश्किल से उस आदिमानव के सरदार दीमी को समझाता है कि मैं भविष्य से आया हूँ। और अचानक ही एक दूसरे कबीले ओरिजिन ने उन लोगों पे हमला कर दिया और उनके सरदार का नाम कारेगा था और वो दीमी के कबीलों को काफी परेशान करते थे। इस बार कारेगा अपने पूजा के लिए उन कबीलों में से सबसे 3 ताकतवर लोगों को ले जाने आया था और उन 3 आदमियों में से आरिफ को भी शामिल कर लिया। आरिफ विरोध करता है, उसके बाद वो जहरीली तीर चलाकर उसको बेहोश करके अपने साथ ले गए। और रास्ते में जाते हुए टास्को नाम का एक उसका आदमी जो पत्थर से टकरा के नीचे गिर गया और उसकी एक हड्डी टूट गई, जिसके बाद से कारेगा उसको जिंदा ही गुस्से में दफनाने लगा। और तभी आरिफ वहाँ आता है और कहता है, अबे चूतियों, ये अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। उसके बाद से उसके हाथ को ठीक कर देता है, जिसके कारण वो आदमी खुशी से आरिफ को शुक्रिया अदा कर। अब जब गाँव पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि उस कबीले का असली सरदार तो कालिया है। और फिर कालिया कार्गो से एक मुखौटे के बारे में पूछता है, 2 तास्को के कमरे से मिली थी। फिर कार्गो कहता है कि ये एक लकड़ी की बनी है। कालिया कहता है कि मैं अपने बेटे को योद्धा बनाना चाहता था और न कि कलाकार। फिर कालिया अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि उसके बाप की मौत कैसे हुई थी। एक दिन एक उड़न तस्तरी आती है, उसमें से 2 आदमी निकलते हैं। उसके बाप कुमो को एक बॉल देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। कुमो खुशी के मारे उनके पीछे जाता है, तभी इंजन से निकलने वाली आग कुमो को जलाकर मार देती है। उस दिन से कालिया आविष्कारकों से काफी नफरत करता है। मजे की बात ये है कि कालिया अपने बाप से स्वर्ग में मिलने के लिए एक टावर का निर्माण किया होता है और उस टावर पे जो भी आदमी गया है वो मारा जा चुका है। दुख की बात ये है कि आरिफ और उन दोनों लोगों को उसी टावर पे चढ़ने के लिए लाया गया होता है। बस हम देखते हैं कि आरिफ बड़ी मुश्किल से उस टावर की चोटी के ऊपर पहुंच जाता है और देखता है कि एक आदमी पहले से ही वहाँ खड़ा है और वो आदमी जब आरिफ को देखता है तो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर आरिफ बड़ी आसानी से नीचे आ जाता है, मगर आरिफ की बहादुरी देखकर कालिया उसको माफ कर देता है। अब बातों बातों में आरिफ को पता चलता है कि पास वाली गांव की एक लड़की मिनी से तास्को प्यार करता है। तभी आरिफ को भी अपनी बीबी की याद आ जाती है। वो तास्को से कहता है कि उसे किसी भी हाल में अपने घर जाना है। फिर तास्को उसे बताता है कि कालिया ने आधुनिक चीजों को कहीं सेफ जगह पे छुपा के रखा है, लेकिन तास्को उसकी मदद
मदद करने से मना कर देता है। फिर आरिफ कहता है कि भाई तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मिमी से अच्छी से सेटिंग करा दूंगा। देख रहे हो ना भाई, लड़की के चक्कर में अपने बाप से भी गद्दारी कर रहा है। और जब रात होती है तो वो औजार को चुराने गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। फिर कालिया उनको कहता है कि जा, आज से तू मेरा बेटा नहीं है, जितना जल्दी हो सके इस गांव को छोड़ दे। फिर वो दोनों उस गांव को छोड़कर रोते हुए वहां से चले जाते हैं। पर मिमी को तासो बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर आरिफ उसके पीठ पर मिमी का टैटू दिखाकर उसको इम्प्रेस करके उसकी सेटिंग करा देता है। उसके बाद से आरिफ मिमी के गांव पहुंचता है और सबको अपनी सभ्यता के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि कालिया से कैसे उन आधुनिक हथियारों को आज चुरा के लाया। कि मिमी के गांव के सभी लोग कालिया से चिढ़ते थे, इसलिए वो आसानी से उसकी बात मान लेते हैं। और फिर उसी रात वो कालिया की गुफा में जाते हैं और उस गुफा से सारे औजारों को लाते हैं, जिसके बाद से आरिफ कई नई नई तकनीकें बनाता है और सभी लोगों का काम आसान कर देता है। अब वो हजारों साल आगे चले गए थे और जिसके बाद से उस गांव में काफी खुशहाली हो जाती है। चूंकि आरिफ को मंत्री बना दिया जाता है, पर वो खुश नहीं होता है क्योंकि गांव वालों की सोच अब भी आगे नहीं बढ़ी थी। उधर कालिया को जब पता चला कि आरिफ ने उसका गुफा लूट लिया, तब तो वो कारगा को उनको मारने के लिए भेजा। लेकिन कारगा जब उनके गांव पहुंचा तो आविष्कार देखकर उनका काफी दंग रह गया और अपना सामान वापस मांगने लगा। फिर आरिफ ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी, जिसके वजह से कारगा गुस्सा होकर कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ अपनी फौज से निपटूंगा। एक दिन आरिफ, मिमी, तासो और गांव के कुछ बच्चों को लेकर वो जंगल घूमने गए। जब वापस अपने गांव पहुंचे तो गांव की हालत खराब थी, क्योंकि कारगा वहीं आके पूरा गांव तबाह कर दिया और बाकी बचे सामानों को अपने साथ लेकर चला गया। इन सभी चीजों से आरिफ तंग आ चुका था। अब वो कालिया के पास जाता है, उसे 6 लोगों के साथ फुटबॉल मैच खेलने का चैलेंज करता है और आगे कहता है अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सारा सामान मुझे वापस करना होगा, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे पापा को वापस लाने के लिए सबसे ऊंची टावर बनाऊंगा। कालिया एक झटके में मान गया क्योंकि अपने पापा को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो 6 मुस्टंडों की एक टीम बनाई। उधर मिमी के गांव वाले फुटबॉल का पहली बार नाम सुन रहे थे। तब मिमी बताती है कि हमारे गांव में कुहारा नाम का एक आदमी जो पहले गोलकीपर हुआ करता था, उसने एक ही मैच में 8 गोल मारे थे, फिर खेलना बंद कर दिया। और आरिफ अपने टीम में उसको खेलने को मनाता है, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर दिमी के पिता गोलकीपर बनने को तैयार हो जाते हैं और आरिफ और उसके पिता और 4 लोगों को ले लेते हैं। उस दिन से आरिफ ने उनका ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। फिर गांव की महिलाएं कुछ उनके लिए टी शर्ट बना के लाती है और काफी मेहनत करने के बाद से वो लोग काफी अच्छे प्लेयर बन गए थे। हम देखते हैं कि मैच शुरू हो जाता है और कालिया की टीम उन पे भारी पड़ती है और शुरुआत में वो 4 गोल दाग देते हैं, जबकि हाफ टाइम के पहले आरिफ की टीम 1 गोल भी नहीं दाग सकी। उसके बाद से आरिफ उनसे कहता है कि मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ, मैं एक एलियन हूँ, मुझे अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। लेकिन उसकी बात को सुनकर वो लोग आश्चर्य में नहीं पड़ते हैं। फिर क्या, आरिफ अपना जलवा दिखाता है और लगातार हाफ टाइम के बाद से वो 3 गोल कर देता है। और आरिफ का यह खतरनाक स्टैंड देखकर पब्लिक चारों तरफ से तालियां बजाने लगती है। तभी तासो की कालिया के एक प्लेयर के साथ लड़ाई हो जाती है और तासो को मैच से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उसी के साथ दिमी के पिता की उंगली में चोट लगने के कारण वो बाहर बैठ जाते हैं। तब एंट्री होती है कुम्हारा की, जो गोलकीपर बनता है और कुम्हारा एक लोहे की दीवार बन जाता है। अब मैच खत्म होने में कुछ ही समय बचता है और आरिफ हवा में उछलता है और एक जबरदस्त गोल करता है। इस आखिरी गोल से आरिफ की टीम जीत जाती है और हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है और कालिया भी उनको मुबारकबाद देता है और गांव में दोबारा न आने की कसम भी खाता है। पर आरिफ खुश नहीं था। वो सोचता है कि उसकी पत्नी को लोगर अभी तक बंदी बना लिया होगा, क्योंकि वो सोचता है कि अब जाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो इधर उधर भटकने का फैसला करता है और जाने से पहले तासो को अपनी घड़ी देता है और मिमी को अपनी रिंग। तभी वहाँ पे एक जोरदार लाइट होती है और आरिफ अपने सीकू को देखता है। आरिफ सीकू को देखकर काफी खुश होता है। तब सीकू आरिफ से बताती है कि जब लोगर कहीं बाहर चला गया था तो मैंने टीवी पे देखा कि एक खुदाई के दौरान 10 लाख साल पुरानी घड़ी और अंगूठी मिली है और मैं सोची कि यह तो आरिफ की है। और तब मुझे पता चला कि जो आदमी मेरे सामने है वो नकली आरिफ है और मैं उसे गन के सहारे तुम्हारा पता पूछी। फिर उसके
टाइम मशीन से मैं यहाँ आ गई। उसके बाद से आरिफ और सीकू उन लोगों से अलविदा कहकर वो अपनी दुनिया में चले आए और वहाँ पहुँचते ही वो लोगर को 10 लाख साल पीछे भेज दिए। और जब लोगर वहाँ पहुँचा तो ये लोग समझे कि ये आरिफ है, मगर उसके गालियाँ देने की वजह से ये लोग समझ गए कि ये कौन है। फिर कालिया को भी पता चल जाता है कि जिस उड़न तस्तरी से उसका बाप मरा था वो आरिफ की ही। और उन गाँव वालों को अपने तरफ आता देख लोगर काफी डर गया। उसके पास उन लोगों ने उसको धर दबोचा। तो दोस्तों यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी इस